नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, मीडिया क्विज सीरीज की इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे प्रेस से जुड़े कुछ लॉज के बारे में, मीडिया लॉज के बारे में हम चर्चा करेंगे, मीडिया कानूनों की। एक मीडिया के विद्यार्थी के लिए, एक पत्रकारिता के विद्यार्थी के लिए पत्रकारिता से जुड़े कानूनों की, प्रेस लॉज की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की मीडिया क्विज। पहला क्वेश्चन है, द टर्म स्लैंडर इज एसोसिएटेड विद व्हाट? यानी जो स्लैंडर है, जो टर्म है एक मीडिया लॉ में, इसका संबंध किससे है, ये आपको बताना है। और इसका आंसर है डिफेमेशन। जी हाँ, डिफेमेशन से जुड़ी एक टर्म है स्लैंडर। और स्लैंडर का जो मतलब है वो होता है जब आप ओरली अपने भाषण के जरिए, अपनी स्टेटमेंट के जरिए आप किसी को डिफेम करते हैं, किसी के बारे में कोई ऐसी बात कहते हैं जिससे उसके सम्मान की हानि होती है, उसके मान की हानि होती है। जब बोल करके आप ऐसा करते हैं, आप कोई पब्लिकली कोई स्टेटमेंट देते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं या कहीं भी कोई भाषण आप दे रहे होते हैं, तो इसके जरिए जब आप किसी को डिफेम करते हैं तो इस टर्म को बोला जाता है स्लैंडर। देन और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफेमेशन थ्रू अ पीस ऑफ आर्टिकल और एनी राइटअप। इससे पहले के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि जब आप किसी को बोल करके किसी का डिफेम करते हैं, किसी के मान की हानि करते हैं, तो उसको स्लैंडर बोला जाता है। ठीक इसी तरह जब एक राइटअप के माध्यम से, जब एक लेख के माध्यम से आप किसी के मान की हानि करें, किसी को डिफेम करते हैं, तो उस टर्म को क्या बोला जाता है या उसको क्या टर्म का नाम दिया गया है, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर है लाइबल। जी हाँ, जब आप किसी लेख के माध्यम से, ये कोई समाचार पत्र में आर्टिकल भी हो सकता है, मैगजीन में आर्टिकल हो सकता है, कोई न्यूज़ आइटम हो सकता है, जिसके ज़रिए किसी के मान की हानि हुई, आपने किसी पे भ्रष्टाचार या घोटाले का आरोप लगाया जबकि वास्तव में उसने ऐसा नहीं किया है, तो आपके राइटअप के बेस पे, क्योंकि आपने उसको डिफेम किया है, मान की हानि की है, तो वो आपके खिलाफ डिफेमेशन का केस कर सकता है। और अक्सर इस तरह के मामले आपको देखने को मिल जाएंगे। रूटीन में ऐसे मामले होते रहते हैं, खासकर मीडिया के फील्ड में। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाज पास्ड? यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कब पास किया गया? इससे पहले आपको बताना चाहेंगे, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है, इसका मतलब ये है कि ऐसी कुछ ऑफिशियल सीक्रेसी होती है जहाँ पे पत्रकार नहीं जा सकते। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि पत्रकार को बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ से वो जाके अपने आंकड़े, अपने समाचार के लिए एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जिनको नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, जहाँ पे आप नहीं जा सकते, उन डॉक्यूमेंट्स को आप हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं जो राष्ट्र है उसकी संप्रभुता, उसकी सुरक्षा पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराने लगता है या उसको नुकसान हो सकता है। इस लिहाज से कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिनको आप पत्रकारिता के जरिए कवर नहीं कर सकते, इसीलिए बनाया गया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तो ये कब बनाया गया, ये एक्ट कब पास हुआ? और इसका सही आंसर है 1923। जी हाँ, 1923 में जो एक गोपनीयता कानून जो है, ठीक है, या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है बनाया गया। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज इनेक्टेड? यानी सूचना का जो अधिकार है वो कब लागू हुआ हिंदुस्तान में, ये आपको बताना है। जैसा कि आप जानते हैं, सूचना के अधिकार के तहत आपको बहुत सी महत्वपूर्ण सूचनाएं जानने का अधिकार है। और सूचना के अधिकार के बाद एक बहुत क्रांति सूचना के क्षेत्र में आई और बहुत से घोटालों का पर्दाफाश हुआ। पत्रकारिता के क्षेत्र में आरटीआई के जरिए बहुत से घोटालों का पर्दाफाश हुआ और बहुत सी जानकारियां जो छुपा कर रखी गई थी लेकिन समाज के सामने आई हैं। जब से ये लागू हुआ है कानून, तो आपको बताना है कि आरटीआई जो है या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है कब लागू हुआ। और इसका सही आंसर है 2005। जी हाँ, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी, तो 2005 में इस कानून को लागू किया गया, जो कि बहुत ही चर्चित एक कानून है जिसकी जानकारी मीडिया के विद्यार्थियों को होनी चाहिए। देन आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज विच टाइप ऑफ फ्रीडम? यानी जो आर्टिकल 19(1)(a है हमारे संविधान का जो अनुच्छेद है, वो आपको किस बात की गारंटी देता है, किस प्रकार की स्वतंत्रता देता है, ये आपको बताना है। बहुत ही अहम है ये सवाल मीडिया के विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर, और हर हिंदुस्तानी के लिए भी। तो इस सवाल का सही जवाब है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जी हाँ, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है संविधान का ये अनुच्छेद, दैट इज आर्टिकल 19(1)(a। और जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भी इसी में निहित है।
क्योंकि भारत में अमेरिका की तरह प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से प्रोविजन नहीं है, प्रावधान नहीं है संविधान में, और यहाँ पे जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया है। देन अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, इसी अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ है। और क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट to impose reasonable restrictions on the exercise of freedom of speech and expression। यानी जो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं रीजनेबल स्टेट की ओर से। तो वो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं स्टेट को लगाने की जो अनुमति दी जाती है वो कौन सा आर्टिकल है जिसके जरिए स्टेट को अलाउ किया गया है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे, पब्लिक ऑर्डर के नाम पे, राष्ट्र की प्रभुता के नाम पे, उसकी जो सोवरेनिटी है उसके नाम पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकते हैं स्टेट की ओर से। तो कौन सा आर्टिकल है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है, और इसका आंसर है आर्टिकल 19(2)। यानी आर्टिकल 19(2) में ये बताया गया है कि जो स्टेट है वो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, लेकिन वो एक नॉर्मल वे में नहीं लगा सकता। लेकिन जब आपको लगता है कि पब्लिक ऑर्डर, इससे जो व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है वो प्रभावित हो सकती है आपके बोलने से, या लगता है कि इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, उसकी संप्रभुता को खतरा हो सकता है, उस केस में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस स्टेट की ओर से लगाए जा सकते हैं आपकी इस फ्रीडम पर। Then our next question is, in which year the Copyright Act was enacted? Copyright Act कब लागू हुआ? जैसे कि आप जानते हैं आपकी जो कॉपीराइट आपका किस पे होता है, आप कोई किताब लिखते हैं, आप कोई आर्टिकल लिखते हैं, या कोई म्यूज़िक आप कंपोज करते हैं, कोई फिल्म आप बनाते हैं, तो क्योंकि आपकी ये प्रॉपर्टी है, एक तरह से आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपका उस पर विशेषाधिकार और दूसरा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो आपने ईजाद की है। ठीक है, तो इस तरह से कॉपीराइट एक्ट जो है ये बहुत ही अहम एक्ट था। तो कब ये लागू हुआ इसका आंसर आपको देना है। 1957 इसका सही आंसर है। जैसे कि आप देखते हैं आपने कोई वीडियो बनाया है, आपका कोई गाना है, आपका कोई म्यूजिक है, वो कॉपीराइट के तहत होता है और दूसरा आदमी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, कुछ शर्तों के साथ, आपकी परमिशन से। उसके भी रूल्स हैं, जब इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो कानून है वो लागू हुआ 1957 में। Then our next question is, in which year the Contempt of Court Act was enacted? जो अदालत की अवमानना, कोर्ट की जो अवमानना है, ये कानून कब लागू हुआ? जी हाँ, हमारे यहाँ न्यायालय का जो डिसीजन होता है उसको सर्वोपरि माना गया है, और आप न्यायालय का जो फाइनल डिसीजन आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आ जाता है किसी मुद्दे पे, किसी मामले पे, तो आप उसको अगर उसका विरोध करते हैं, अगर आप ऐसा एक माहौल तैयार करते हैं जिससे लगता है कि उसकी जो गरिमा है या उसके खिलाफ एक माहौल तैयार हो रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। साथ ही कोर्ट अगर आपको कोई आदेश देता है और आप उसकी पालना नहीं करते हैं, चाहे उसको आपको वहाँ पे हाजिर होना है या कोई अपने जवाब वहाँ पे देना है, अगर वो आप ऐसा नहीं करते हैं एक तय समय सीमा में जो आपको दी गई है कोर्ट की ओर से, तो आप कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, यानी अदालत की अवमानना आप कर रहे हैं। तो ये कानून कब लागू हुआ आपको बताना है, और इसका सही जवाब है 1971। जी हाँ, 1971 में भारत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना कानून लागू किया गया। देन और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट वॉज इनेक्टेड? जी हाँ, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट कब लागू हुआ हिंदुस्तान में? तो इसका सही जवाब है 1867। बहुत पुराना एक कानून है, और जो हिंदुस्तान में जो समाचार पत्रों का जो पंजीकरण है, या जो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया RNI का भी जो गठन किया गया, उसका आधार भी ये कानून बना, और इसी कानून के आधार पर RNI का भी गठन किया गया, और समाचार पत्रों का जो पंजीकरण है, वो जो पूरी प्रोसेस है, उसका काम इसके अंतर्गत होता है। और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट जो लागू हुआ 1867 में। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इनिशिएटेड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? जी हाँ, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो किसने लागू किया? ये अंग्रेजों के ज़माने में लागू किया गया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो कौन वो वायसराय थे जिन्होंने इसको लागू किया? और इसका सही आंसर है लॉर्ड लिटन। जी हाँ, लॉर्ड लिटन थे। इन्होंने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया। इनका जो कार्यकाल था वो 1876 से 1880 था, और इन्होंने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया। इसके तहत जो देशी भाषाओं के जो समाचार पत्र थे,
इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर थे उनको एक्सक्लूड किया गया, उनको बाहर रखा गया इस कानून के तहत। और जो देशी भाषाओं के समाचार पत्र थे उनकी स्वतंत्रता पर काफ़ी तरह के प्रतिबंध लगाए गए, उनको दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश की गई। इसका काफ़ी विरोध भी हुआ इस कानून का और काफ़ी परिणाम इसको भुगतने पड़े और जो विरोध है धीरे धीरे पूरे देश में फैलता चला गया। तो जब इसका विरोध हुआ तो इस कानून को जो है हटाया गया, उसको रिपील किया गया, उसको रद्द किया गया। तो अगला हमारा सवाल इसी से जुड़ा है, हु रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है 1878 में जो लॉर्ड लीटन ने लगाया अपने कार्यकाल के दौरान, उसको किसने रद्द किया, उसको रिपील किया। और इस सवाल का सही जवाब है लॉर्ड रिपन। उन्होंने 1881 में, उनका कार्यकाल 1880 से 1884 का था, तो उन्होंने 1881 में यानी इसके बनने के 3 साल बाद इस कानून को रद्द कर दिया, क्योंकि विरोध जो इसका काफ़ी बढ़ गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो लेक्चर में, मीडिया क्विज सीरीज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किए मीडिया लॉज से जुड़े कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत काम के अलग अलग परीक्षाओं के मद्देनजर, और वैसे भी मीडिया के विद्यार्थी के नाते सामान्य ज्ञान के लिए आपके बहुत ज़रूरी है इन प्रश्नों के आपके लिए जवाब जानना। तो मीडिया क्विज सीरीज की जो अगली वीडियो है उनमें भी हम अलग अलग विषयों पर आपके बीच सवाल लेकर आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।